मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर काम करती थी और रात एक कमरे में सोई थी। वहाँ पर 5 मर्द मेरे साथ ही सोते थे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। एक दिन ड्यूटी करते हुए बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो डॉक्टर बोले कि मैं पेट से हूँ। अगली रात जागती रही। जब बारी बारी वह पांचों आकर मेरे साथ, मैं सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयार कर रही थी। आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत बहुत अजीब सी रहने लगी थी। मुझे अपने आप पर बहुत कमज़ोरी और थका थका सा लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि जगह लगातार काम करने से वजह से ही मुझे ऐसा हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेज़ी से जैसे तैसे नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें मुझे अच्छा खासा वक्त लग जाता था, क्योंकि मैं तैयार होने में काफ़ी वक्त लगती थी। अब मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। मर्दाना लिबास पहनना, खुद को ज़ाहिर तौर पर अच्छा खासा बदल कर जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरत ऐसी ही थी जो सबको ध्यान मेरे ऊपर ले आई थी। मैं सर झटकर भाग भाग कर घर से बाहर निकलती। काम पर जाते हुए मैं खुद पर बहुत से मर्द की नज़रें अपने ऊपर महसूस की थी। मुझे उन बातों पर बहुत अफसोस होता था कि इस दुनिया में खूबसूरत मर्द भी महफूज नहीं है, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच पेश आना रहने से बेहतर यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी गिरी गिरी तबीयत महसूस करने भी नज़रअंदाज करना पड़ रहा था, लेकिन मुझे फ़िक्र थी कि मेरी हालत ज़्यादा ना बिगड़ जाए, और मेरा डर यही रोज़ सच साबित हुआ था। मुझे काम करते करते चक्कर आए और चिमचिमाने लगा था। मैं भागकर वॉशरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी। जो थोड़ा बहुत मुझे खाना पिया था वह सब निकल गया। मैं ध्यान से एक तरफ बैठकर सोच रही थी, इस हाल में काम पर वापस कैसे जाऊंगी। उस रोज़ मैंने किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक रोज़ की छुट्टी के दाखिला की। मुझे छुट्टी बहुत मिन्नत से मिलती थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की वजह सीधा अपने घर पहुंची थी। किस्मत से जब मैं पहुंची तो मेरे बाबा भी घर पर ही थे, और वह मेरी हालत देखकर नाराज़ होने लगी कि मैं ऐसे बदल कर काम कर रही हूँ। मगर मेरा सच ज़्यादा समय तक छुपा नहीं रहा। मैं किसी भी रोज़ रंगे हाथों पकड़ी जाऊंगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त में आने से पहले नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास यह आखिरी हल था। इसलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रहती, मगर असर नहीं लिया। बाबा मुझे देखकर गुस्से से निकल गए। मैंने पेट भरकर खाना खाया और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल से मेरी हालत थकान और कमज़ोर की वजह से ही ऐसी हुई थी। इसलिए अच्छी खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगी। मेरा ख्याल काफ़ी हद तक ठीक भी था, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से इतनी थकान और कमज़ोरी क्यों होने लगी है। और ना मेरा काम इतना ज़्यादा था कि मेरा काम थकने वाला था, और ना ही खाने पीने की कमी थी। और कुछ वक्त पहले तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद भी थी। अगले रोज़ मेरी हालत सही थी। मैं सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती थी ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं बहुत आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए रात को खाना खाकर मैं वापसी की तैयारी बांध ली। मेरे बाबा घर पर ही थे। मुझे लगा था कि वह मुझे रोकेंगे, लेकिन वह खामोश रहे और मैं घर से रवाना हो गई। अभी मैं रास्ते में ही थी कि मुझे फिर से तबीयत खराब महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं पूरी तरह थक चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिरती गई। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। ऐसा हालत में गिर गई थी जिसमें ना मैं काम कर जा सकती थी और ना ही आराम कर पा रही थी। न जाने मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले लड़कों से एक रोहित नाम का लड़का था। मेरी अक्सर ख्याल रखता था और करीब रहता था। जब मैं इस हाल में वहां पहुंचकर बिस्तर पर गिरी तो रोहित ने मेरा ध्यान रखा और मुझे दवा लाकर दी, जिसे खाकर मुझे उस वक्त आराम आ गया था। लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टी लग जाती थी और चक्कर आने आने लग जाते थे। अभी मैं डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराने का सोच रही थी। एक रोज़ काम के दौरान ही मेरी तबीयत
बहुत बुरी तरह बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आई तो डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। मुझे जगा हुआ पाकर डॉक्टर हैरानी से मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं उलझन में आ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तब डॉक्टर ने मुझे सब सुनकर अजीब सी बात कही। जो वह बोले कि तुम्हारी जो हालत है उसे देखकर मुझे तो लग रहा है तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कंवारी लड़की हो। फिर यह सब मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर के बीच में ही उन्हें रोक कर सवाल किया कि मेरी इस हालत की वजह क्या है। खाने की मैं अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर भी मुझे कुछ दिन में बहुत कमज़ोरी से उल्टियाँ और चक्कर क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो बात मुझे बताई वह सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं हक्का बक्का से डॉक्टर को देखते ही रह गई। मेरा नाम सुमन है। मैं एक गरीब घर के रहने वाली हूँ। मेरा घराना कोई गरीबी से जुड़ा हुआ नहीं था और हम बेहाल हालत में रहते थे। मगर कुछ वक्त पहले मेरे बाबा को नशे की लत पड़ गई थी। उनकी वजह से वह अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बहुत बुरे होने लगे थे। माँ ने मेरे माँ बाप को बहुत समझाया कोशिश की थी, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होने वाली थी। मैं अपने छोटे भाई बहन को देखती थी और खुद को बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर आकर अपने घर वालों के लिए कमाना चाहती थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरा यही हुस्न मेरे कमाने की ज़रूरत में आज आड़ आ रहा था। मेरे घर से निकलना मुश्किल होता था। जब मैं बाबा ने नशा करना शुरू किया, तब मैं बाहर के मर्दों के नज़र से मेरे लिए बेकाबी साफ नज़र आने लगी थी। मैं बाहर के मर्दों की अपने जिस्म के आर पार हो जाने वाली नज़रों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी। मगर मैं जानती थी कि यह कोई हल नहीं था। मगर मैं हिम्मत न करती तो मेरे भाई बहन घर में पड़े पड़े ही भूख से मर जाते। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, मेरी माँ गुमसुम सी हो गई थी, एक कोने में पड़ी रहती थी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया था। घर में सब खाने पीने के सामान ख़त्म हुआ तो मैंने घर से बाहर निकलने का सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी यह मेरे लिए इम्तिहान होगा। मैं अपने कम पढ़ाई की वजह से छोटे मोटे नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती थी मेरा हुस्न सबका ध्यान मेरी तरफ कर ही लेता था। मुझे उल्टी सीधी डिमांड की जाती थी। मैं अपनी इज्जत बचाकर दर दर धक्के खा रही थी, मगर ऐसा कोई जगह नहीं मिल रहा था जहाँ मैं तरीके से काम करती नौकरी करती। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल चाहने लगा था मैं तेज आग में अपना यह हुस्न दागदार कर दूं, मगर मुझे में हिम्मत पैदा नहीं होती थी। थक हार कर मैंने अपने खानदान का रुख लिया। मेरे सिर्फ एक ताऊ थे जो हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा खासा कमाते थे और उनके जवान बेटी भी बहुत अच्छी नौकरी करते थे। मैंने ताव के घर जाकर वह जब उन्हें अपनी हालत बताई तो उन्होंने हमदर्दी और तरस में मुझे चंद नोट पकड़ा दिए। मेरे लिए इतना ही बहुत था। उन पैसों से मैंने खाने का सामान लिया, घर ले आए। मगर कुछ दिन बाद एक रोज़ अचानक ताऊ अपने बेटे के साथ आ धमके और जो बात उन्होंने मेरे माँ बाप से की वह सुनकर मेरे सर से पूरे घर की छत आ गई थी। मेरे सामने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था। साथ यह भी यकीन दिलाना चाहते थे कि उनका बेटा मुझसे शादी के लिए मेरे घर का खर्च उठाएगा। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मेरा वह कज़न मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा था और इस किस्म का था। उसकी पहली भी 2 शादी हो चुकी थी और दोनों बीवियों को वह शादी के कुछ महीनों बाद ही बगैर किसी वजह के तलाक दे चुका था। लेकिन मेरे माँ बाप को इस रिश्ते से खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे ताऊ गए तो मेरे माँ बाप मुझे खुश नसीब कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसा आने वाला था। मगर मैं उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार ने मेरे माँ बाप को बहुत गुस्से में डाल दिया था।
उनके ख्याल से मैं बहुत ही खुदगर्ज थी जो सिर्फ अपना सोच रही थी। माँ बाप के तानों के बावजूद मैं अपनी बात पर डटी रही और ताऊ के घर भी इनकार पहुँचा दिया। मेरे माँ बाप की तरह मेरी ताऊ भी मेरे इनकार को स्वीकार में नहीं लिया, उल्टा मेरे बाप को मुझे समझाने को कहा। मेरा बाप मुझसे हर वक्त लड़ने लगा था। मैं दिमागी दबाव में गिर चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी, यह रिश्ता हम सबके लिए बहुत अच्छा है और इससे मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कज़न बहुत अमीर था। अपनी माँ की हर वक्त समझाने और छोटी बहन भाई बहन की गरीबी भरी ज़िंदगी पर थक कर मैंने हामी भर ली थी। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी लूँगी कि मेरा कज़न मेरे घर वालों को हर महीने खर्चा हर हाल में देगा। जब मैं यह बात करने ताऊ के घर पहुंची तो मेरा कज़न घर के पिछले तरफ गलियारों से खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने अपने कज़न के मुंह से अपना मेरा नाम सुना। वह कहीं वही ठहर कर रुक गया और जो बातें इस रोज़ मैं अपनी कज़न की सुनी वह मेरे रोंगटे खड़े कर गए थे। मेरे वजूद सुनकर रह गया था। मैं बिना कुछ बोले घर भाग आई थी और अपने माँ बाप से लड़ते हुए मैंने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था। मेरे माँ बाप मेरे नखरों पर मुझे बोल रहे थे। मैं कमरे में बंद होकर रोती जा रही थी। मेरा कज़न मेरा सौदा तय कर रहा था। वह बोल रहा था कि इससे पहले दो बीवियाँ अच्छे घर की थी, तभी उसका साथ देने को तैयार नहीं थी। मगर इसके चाचा की बेटी सुमन, यानी कि जिस कदर हसीन हूँ उतनी ही मजबूर हूँ, वह मेरे घर वालों को महीने के चंद रुपए देकर मेरा मुंह बंद कर के रखेगा और अपना कारोबार तरक्की की तरह ले जाने के लिए बहुत आराम से मुझे बड़े कारोबारी लोगों के सामने पेश कर सकेगा। मैंने अपने माँ बाप को यह बात बताई, मगर मेरे माँ बाप उल्टा मुझे मिसाल देने लगे कि ऐसे इज्जतदार मर्द का क्या फ़ायदा जो नशा करके अपना शौक़ पूरा करता रहा और अपने बच्चे भूखे से मर जाए। मेरे माँ बाप की नज़रों में यह काम बुरा नहीं था। वह अभी मानने को तैयार नहीं था कि मेरा कज़न जिस लोगों से पेश करेगा, उनका यकीन था कि मेरा कज़न सिर्फ मुझे अपने उस बड़े लोगों से मिलवाने का शौक़ रखता है। उस सबसे तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना हुलिया बदल कर खुद को लड़के में ढाल लिया था। मेरी किस्मत में इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन में नौकरी मिल गई। मैंने वही किसी क्वार्टर में रहने का इंतज़ाम कर लिया था। इस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिसमें मैं कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई करते थे। मेरे लिए 5 लड़कों के बीच रहना कोई मुश्किल काम था, बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने अपनी ख्वाहिशें छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताता था कि मैं पकड़ी जाऊँगी और मेरी असलियत निकलने पर मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। वहाँ मुझे मेट्रो स्टेशन पर भी नौकरी करते हुए मुझे यही फ़िक्र सताती रहती। मेरे चेहरे की नज़ाकत और लड़कियों वाले अंदाज़ सबको हैरान करते थे। इस वक्त से मुझे अक्सर किन्नर लड़की समझ लिया करते थे और साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते। मैं खुद को लड़का जाहिर करके भी इस सबसे अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और ख़ुद को बचाने के लिए हर वक्त काम का बहाना करके यहाँ वहाँ जाती थी। मगर मैं जानती थी ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। एक रोज़ मेरा सच सामने आ ही जाता, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों के बारे में ऐसा मसले होते हैं जिनमें वह चाह कर भी छुपा नहीं पाती थी। मुझे बहुत संभल कर कदम उठाना पड़ता था। खुद को हर तरीके से लड़का साबित करने के लिए अपना हुलिया बिल्कुल भी बदलना पड़ता था। क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लड़के बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। वह सुबह नाश्ता किए बगैर निकल जाते थे और रात को बाहर से खा पी कर ही लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें से सिर्फ एक लड़का रोहित था, जो पहले रोज़ से मेरे साथ बहुत अच्छा दोस्ताना रवैया रखते हुए था। रोहित यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसका
ताल्लुक़ कानपुर शहर से था। वह खाते पीते घर का लड़का था। इसकी 3 बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थीं और वह इकलौता भाई था। इसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरत होती थी, क्योंकि वह किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक क्वार्टर में रहना ही क्यों सोचा था। इस इसका कहना था कि वह आज़ाद रहना पसंद नहीं करता था और इसी नज़र में यहीं रहना उसे अच्छा लगा। इसकी आज़ादी थी कि मैं क्वार्टर में रहते हुए सबसे फासले पर रहती थी और कोशिश करती थी जब वह सब सो जाए तब जाऊं और उनके जाने से पहले जाकर निकल जाऊं। मैं अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहती थी, मगर मुझे कभी कभी देर भी हो जाती थी, लेकिन मैं यकीन से थी, क्योंकि मुझे वहाँ रात गुजार कर कोई मसला नहीं होता था। मगर काम पर आकर मैं अभी उन मसलों से घिरी हुई रहती थी। मुझे बहाने से अक्सर काम पर बोलकर अलग अलग की खर्च दिया। मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि मेरे सामने उन्हें पूरे ख़ानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया था। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक्त में मैंने उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से आज ऐसी हालत में सामना कर रही थी जिसमें मेरा हर लम्हा डर से गुजरता था। मेरा बाप मुझे बुरा भला कहने लगा और मुझसे सवाल करने लगा कि वह पैसे कहाँ से और कैसे कमाती हूँ। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों को कहा कि मैं बस हॉस्टल की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने यही यकीन कर लिया था, मगर मेरे बाबा मुझ पर शक करते थे और सब काम छोड़कर ताऊ को जाकर माफ़ी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं अपनी कज़न से शादी कर लूं। शायद मेरी कज़न ने मेरे बाप को कोई पट्टी पढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वह बेटी की मुश्किल भी समझने को तैयार ना थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान बराबर किया और छोटी बहन भाइयों को कुछ पैसे देकर वापस लौट गई थी। इसी तरह हर महीने की खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी ज़रूरत का सामान देकर आ जाती। इस सब से मेरी माँ की नाराज़गी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी थी और वह मेरे घर आने पर मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरे इंतज़ार करती थी और अपने इलाके से ही मेरे लिए दूध की बोतल खरीद कर मुझे हर बार साथ देती थी, ताकि मैं अपना और अपने खुराक पर भी ख्याल रखूं। मुझे लगता था कम से कम घर में अब कोई मसला बाकी नहीं रहा और सब खुश रहने लगे थे। मगर मेरी यह सोच भी जल्द ख़त्म होने वाली थी, जब एक बार मैं हमेशा की तरह तनख्वाह लेकर घर पहुंची और घर का सुकून देखकर गर्म ज़्यादा हो गई। मेरे बाबा ने घर में बहुत शोर मचाया हुआ था और चीज़ उठा उठा कर फेंक दी। सब चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मुझे मारने को तुल गए। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई थी, न जाने बाबा को क्या हो गया है। जब मैं अपने गुस्से में भरे जवान से मुझे गुमसुम कर दिया था, क्योंकि मेरे बाप को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन में नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे बाप को यह बात किसने और बताई, क्योंकि बाबा का कभी दिल्ली शहर जाना नहीं हुआ था। मेरे बाबा ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर बाबा के साथ ताऊ के घर जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं। मैं अभी इस बात पर राज़ी नहीं थी, लेकिन बाबा मुझे डरा धमका रहे थे। वो मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। मैं जो हर बार एक रात घर पर रुकी थी, इस बार पहली रोज़ ही मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे बाबा का बहुत ही चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाने बनाकर टिफ़िन में दिए और दूध की बोतल पकड़ा दी। इस रोज़ मैं वापस जाते ही सारे रास्ते रोती रही और मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरी बाप की हरकतों एहसास कम करने की कोशिश करा रही थी। मैं इतनी बेरहम दिल हो गई थी कि अब सोच लिया था कि दोबारा घर कभी नहीं जाऊंगी, मगर किस्मत का कुछ और मंजूर था।
इसी बार घर लौटने पर 2-3 हफ्ते बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मैं रोज़ाना से थकान और कमज़ोरी की शिकार रहने लगी थी। मैं कुछ रोज़ को अपनी तबीयत खराब की नज़रअंदाज कर रही थी, मगर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मुझे उल्टी आने लगी, जो मुझे घर जाना पड़ा। क्योंकि तबीयत खराब होने पर मैं होश और हवस में बेगामी होकर क्वार्टर में नहीं रह सकती थी। मुझे डर था मेरी लापरवाही से मेरी असलियत मेरे साथ रहने वाले सब लड़कों को खुल जाती। घर जाकर आराम करने से मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ था, मगर वापस लौटकर मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। जब मैं एक रोज़ काम पर बेहोश होकर डॉक्टर पास पहुंची तो मेरी हालत की जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई, उससे तो मेरे पूरे होश ही उड़ा दिया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ अरसे से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ऐसा जहर जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी, और अब मेरी इसमें जहर की लदत बढ़ जाने की वजह से इसके असर ज़ाहिर होने लगे थे। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और यकीन मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मगर मैं कुंवारी लड़की थी और डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी हैरत हो रही थी कि मुझे जहर कौन दे रहा है और क्यों दिया जा रहा था मुझे, जबकि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान करने को कहा, या यह भी समझा दिया था कि अभी वह जहर इतना नहीं फैला कि मैं संभाल न सकूं। अभी भी इस वक्त मेरे पास बहुत वक्त है और अगर मैं सावधानी बरतूं तो मैं बच सकती हूँ। मगर मैं यह भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर कैसे दिया जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले ली और घर जाने की बजाय वही क्वार्टर में पड़ी रही। रोहित नाम के लड़के ने जब मुझे मेरी तबीयत का पूछा तो मैं इतनी घबरा गई थी उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उससे मदद मांगूं। वह भी फिक्रमंद हो गया। फिर उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रोज़ जो खाना पीना करती हूँ उन चीज़ों को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि मुझे खबर हो सके कि मुझे किस चीज़ से जहर दिया जा रहा है। इसके मंसूबों पर अमल करते हुए जब मैंने हर चीज़ों का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह जहर इस दूध में शामिल था जो हर बार मैं घर से लाती थी। मैं सदमे में से टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझे जहर दे रही थी। मैंने उसी रोज़ घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया। मैं अपनी जवानी और ख्वाहिशों की तबाही कर इन सब के लिए कमा रही थी और कई मकदमा और इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की हरकत ने मुझे सदमे से पागल कर दिया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरत से मुझे देख कर रह गई। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने कभी दूध में कुछ नहीं मिलाया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने मुझे सर की कसम खाकर रोते हुए अपनी सच्चाई बयान की। मैं भी थक गई थी। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरी सीधी शादी घर में रहने वाली माँ यह जहर कहाँ से हासिल कर सकती थी, मगर आखिर कौन था वो जो मुझे जहर दे रहा था। और मैं परेशान माँ बैठे हुए सोच रही थी। मुझे ख्याल आने पर अपनी छोटी बहन भाइयों को सवाल किया तो मेरे सबसे छोटे भाई ने जो बात मुझे बताई यह मेरे वजूद बेजान कर गई थी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरा दूध मंगवाती थी मेरे बाबा उसमें कुछ मिला देते थे। मेरे भाई ने 2-3 बार जब मेरे बाबा को देखा, मगर वह बच्चा था इसलिए समझ नहीं पाया। मेरे बाप घर में आया था तो मैंने उसे जहर देने की वजह पूछी। मेरा बाप कहने लगा कोशिश कर रहा था, मगर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो वह सच उगल दिया। मेरे ताऊ ने बेटे ने मेरे इनकार के बाद से ही मेरे बाप को भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझ जैसे मजबूर और हसीन लड़की वह गंवारा नहीं चाहता था। इसी ने मेरी नौकरी के बारे में मेरे बाप को बताया था और जब मैं तब भी हाथ ना आई तो उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बाप को शर्म दिलाई और उसे वह जहर दिया था।
कि मुझ जैसी बेटी का बदनसीब लगा सके। यह सब सुनकर दुखी हो गई थी। मेरे क्वार्टर में जाकर सामान समेटा और अब बहुत मुश्किल हालत का सामना नहीं कर सकती थी। रोहित ने मुझे जाता हुआ देखा तो उसने सवाल किया। मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी कि उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। वह सब सुनकर मुझ पर दीवाना हुआ और मुझे शादी की दरख्वास्त की। अब मैं रोहित की बीवी हूँ और हम दोनों काम करके मेरे घर वालों की मदद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।